वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत का मूल के बारे में फ्रेंड्स मैं आप लोग के बीच में कम से कम लगभग 100 क्वेश्चन एमसीक्यू करवाऊंगा विथ एक्स्ट्रा ऑपरेशन। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग किसी भी पेपर का प्रिपरेशन करते हैं जिसमें आप लोग को फिजिक्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी, आप लोग बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़े हैं, तो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है ये चैप्टर। और मैं सारे कंसेप्ट को ही मैं क्लियर कर दूंगा जो आप लोग पढ़े होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग के बीच में क्लास को स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ। और फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन होगा पूरे का पूरा प्रीवियस ईयर और आप लोग के बेस्ट क्वेश्चन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा। तो पहला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो आवेशहीन होता है, यानी इसमें कोई भी आवेश नहीं होता। चलिए बात करते हैं धनात्मक। तो धनात्मक जो आवेश होता है वह प्रोटॉन पे होते हैं, और ऋणात्मक किसमें होता है तो इलेक्ट्रॉन पे होते हैं। क्लियर है। और आवेशहीन होते हैं न्यूट्रॉन। बात करते हैं न्यूट्रॉन्स का। तो न्यूट्रॉन्स की खोज फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग 1932 में जेम्स चैडविक ने किया था। क्लियर है। वही बात करते हैं ऋणात्मक का। तो इलेक्ट्रॉन्स की खोज जे जे टॉमसन ने 1897 में किया था। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। और धनात्मक यानी प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत अपघटन में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ विद्युत अपघटन में देखिए, जब भी विद्युत अपघटन की बात करते हैं तो विद्युत अपघटन में धारा का जो प्रवाह होता है वह आयन्स की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है ये? आयन के कारण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कांच का टुकड़ा को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम क्या होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ रेशम, कांच के टुकड़ों को रेशम से कराने पर रेशम जो होता है वह ऋण आवेशित होता है। क्लियर है। इसके यानी क्या होता है? ऋण आवेशित होता है। कुलॉम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड देखिए, कुलॉम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, पहली बात है देखिए, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, यानी कि Q1 × Q2 होता है। और सेकेंड होता है एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर डिस्टेंस होता है। तो ये होता है, ये दोनों का रूल होता है। और फ्रेंड्स, और इसमें अगर आप लोग निकालिएगा तो एफ इच देखिए, यहाँ से आप लोग ये कीजिएगा तो देखिए Q1 × Q2/R² कीजिएगा। क्लियर है। और हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं। तो सिंपल वे में एफ का फार्मूला जो आता है 1/4 पाई, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखते हैं इंटू Q1 × Q2/R² लिखते हैं। क्लियर है। ये होता है। तो फ्रेंड, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा। क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ एप्सिलॉन का जो वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ होता है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। सॉरी, एप्सिलॉन का जो वैल्यू होता है देखिए मैं लिख देता हूँ 8.85 होता है। ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युतीय बल रेखाएं खत्म होती है। तो विद्युत रेखाएं कब खत्म होती है? तो धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर, यानी कि विद्युतीय बल रेखाएं जो खत्म होती है फ्रेंड, धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर ही समाप्त होती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो हमेशा शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, विद्युत धारा एक राशि है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे। तो विद्युत धारा में क्या होता है? दिशा भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होते हैं, लेकिन यह वेक्टर्स के रूल को फॉलो नहीं करता है, जिस वजह से इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अदिश राशि। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? अदिश राशि बोलते हैं। यानी कि आप लोग के सामने करंट जो एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी होता है। क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक करंट देखिए, मैं आप लोग को दो चीज़ बता रहा, देखिए इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो वो एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी होता है। लेकिन फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक डेंसिटी अगर बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डेंसिटी बोलते हैं तो वो एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। कौन चालकता का मात्रक होता है? सबसे पहले फिर हम लोग जानना चाहेंगे चालकता होता क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ चालकता। तो चालकता को सबसे पहले जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जी बोलते हैं। जी बराबर होता है 1/R, यानी कि द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज नो एज कंडक्टेंस। अब देखिए इसका यूनिट निकालते हैं। तो फ्रेंड रेजिस्टेंस का क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। अब देखिए ओम को हम लोग अपोजिट करेंगे तो ओम इनवर्स आएगा। क्या आएगा? ओम इनवर्स। ऐसी ओम इनवर्स को हम लोग बोलते हैं साइमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइमन, क्योंकि साइमन नामक साइंटिस्ट ने इसका डिफिनेशन दिया था। इस वजह से इसका ऐसे ही मतलब क्या होता है? साइमन होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। और साइमन को हम लोग क्या बोलते हैं? ओम इनवर्स भी कहते हैं। क्लियर है। बात करते हैं ओम को। तो फिर ओम जो एसआई मात्रक होता है वो रेजिस्टेंस का होता है, यानी आर का होता है। वही बात करते हैं फैराड का। तो फैराड जो होता है वो आप लोग का कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट होता है। क्लियर है। और इंडक्टेंस का जो यूनिट होता है वह आप लोग के सामने हेनरी होता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, सॉरी, आप लोग तीन कंसेप्ट याद कर देखिए, एलसीआर सर्किट पढ़े होंगे, जिसमें होता है इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है, रेजिस्टेंस। ये तीनों का जो यूनिट होता है वह ओम होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है, किसी एल लंबाई के चालक को आयतन में बिना परिवर्तन किए 3L किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग कर लिए होंगे, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर 3L करते हैं तो सबसे पहले याद करिए आयतन में बिना परिवर्तित किए कर रहे हैं, तो ये होगा 3 गुना हो जाएगा, यानी 3 को 3 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 को आप तो 3 से गुना कीजिए तो क्या होगा 9 हो गया, तो 9 गुना आप लोग ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग आ चुके हैं, क्या लिख रहा, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रमशः होती है। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, जब भी प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते, देखिए समांतर क्रम बोले तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हम लोग ऐड करते हैं तो इसमें आप लोगों को सिंपल वे में सबसे पहले देखिए, आगे इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 जो भी लिख सकते हैं। लेकिन जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है तो इसमें फ्रेंड विद्युत धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है, और विद्युत पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है समान होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और फ्रेंड्स अगर इसका वैल्यू आप लोग निकालना चाहते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं एन बाय आर लिखाते हैं, इसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला इसका यूज हम लोग करते हैं। और समांतर क्रम समूहन का अगर जब भी प्रतिरोध निकालते हैं तो उसका न्यूनतम वैल्यू जो होता है, जो सबसे कम जो वैल्यू देता है उससे भी कम निकलता है। क्लियर, इस चीज़ को भी कंसेप्ट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में कहलाएगा जब ग्लैनोमीटर से प्रवाहित धारा क्या होती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज होता है क्या। देखिए, व्हीटस्टोन एक प्रकार का एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें फ्रेंड ग्लैनोमीटर का यूज करते हैं। क्लियर, याद रखिएगा। और इसमें फ्रेंड ग्लैनोमीटर से जब प्रवाहित धारा का वैल्यू होता है शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है। और फ्रेंड्स ये भी आप लोग याद रखिए, इसमें हम लोग प्रैक्टिकली के रूप में हम लोग मीटर ब्रिज का यूज करते हैं। क्वेश्चन आता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में किस ब्रिज का यूज करते हैं, तो मीटर ब्रिज का हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है, प्रैक्टिकल के लिए तो मीटर ब्रिज का हम लोग इसमें यूज करते हैं। अब इसके लिए हम लोग न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं P/Q बराबर R/S करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आता है इससे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता होती है, तो वास्तविक रूप से पृथ्वी की जो धारिता है यानी कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज इन्फिनाइट होता है, यानी कि अनंत होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिए। संधारित्र कार्य करता है, यानी कि इसमें क्वेश्चन लिख रहा कैपेसिटेंस वर्क ऑन, तो कैपेसिटर आप लोग पढ़े होंगे, तो कैपेसिटर जो वर्क करता है वह एसी और डीसी दोनों पे कार्य करता है। यानी राइट आंसर अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर लिखिएगा ऑप्शन नंबर सी, एसी एंड डीसी बोथ पर। कैपेसिटर जो होता है फ्रेंड्स कार्य जो करता है वह एसी और डीसी पे दोनों करता है। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखिए ये ओम्स के लॉ को फॉलो करता है, ये ओम्स के लॉ को फॉलो करता है। क्लियर है, यानी कि भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई को भी ये फॉलो करता है। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और कैपेसिटेंस का जो फार्मूला सी इक्वल टू होता है क्यू बाय वी होता है, कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है सी इक्वल टू क्यू बाय वी होता है। अब देखिए क्यू का ऐसे मात्रा क्या होता है, कुलम होता है, और वी का क्या होता है, वोल्ट होता है। कुलम प्रति वोल्ट को ही हम लोग बोलते हैं फैराड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैराड बोलते हैं। और फैराड यानी एक फैराड का वैल्यू होता है जो 96500 होता है। इस चीज़ को भी कुलम होता है, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में अच्छे से रख सकते हैं। चलिए, संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, देखिए संधारित्र का जो वैल्यू होता है सी इक्वल होता है, फार्मूला सी इक्वल होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होता है। यानी देखिए ए फोर होता है एरिया होता है, डी फोर होता है डिस्टेंस होता है, तो सी फोर होता है फ्रेंड एप्सिलॉन का अर्थ होता है आप लोग के सामने, यानी उसके बीच की बीच का क्षेत्र यानी कि दूरी को लेते हैं। क्लियर है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिख रहा है ये, यानी माध्यम लिखते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहला लिख रहा है उसके सतह के क्षेत्रफल पर, तो ऑलरेडी डिपेंड करता है, ये दूरी पे भी डिपेंड करता है, और दो प्लेटों के बीच के माध्यम पर भी निर्भर करता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी राइट आंसर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, किसी वस्तु का प्रावैधिक स्थिरांक हमेशा क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ किसी वस्तु का प्रावैधिक स्थिरांक जो होता है हमेशा एक से अधिक होता है, एक से हमेशा अधिक होता है। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोग को इसका वैल्यू बताना चाहता हूँ। तो फ्रेंड इसका वैल्यू जो होता है यानी एप्सिलॉन का जो वैल्यू होता है, अभी फिर से मैं बताया था आप लोग को, याद कर लीजिएगा 8.85, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। क्लियर है, इसके बाद मैं आप लोग को यूनिट भी याद करवा दूंगा, लेकिन मैं अभी नहीं लिखूंगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट किसके बराबर होता है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछता है। तो एक बोर्ड ऑफ ट्रेड का यूनिट का जो वैल्यू होता है देखा जाए तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। तो ऑप्शन में है ये, तो ऑप्शन में तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे 5 लिख रहा है, तो फ्रेंड अगर 5 लिख रहा है तो 36 इंटू 10⁻5 जूल लिख सकते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है, बी ओ टी का फुल फॉर्म क्या होता है, बोर्ड ऑफ यूनिट होता है। चलिए, कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है।
तो क्वेश्चन नंबर 17 अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। देखिए मैं आप लोग को 3 कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। देखिए विद्युत धारा का सबसे पहले विद्युत धारा के बारे में बताना चाहता हूँ। विद्युत धारा तो सबसे पहले इसका 3-4 प्रभाव होता है। एक होता है, देखिए यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले होता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। देखिए मैं खाली डायरेक्टली लिख रहा हूँ, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव होता है। क्लियर है? एक होता है रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव होता है। एक होता है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव होता है। क्या होता है? तापीय प्रभाव होता है। सबसे पहले आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का जो कंसेप्ट दिया गया था वह ऑस्टेड नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। क्लियर है? और विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का जो नियम दिया गया था वह जूल के द्वारा दिया गया था। क्लियर है? और रासायनिक का जो रूल होता है यह ऑर्किडिस के द्वारा दिया गया था। तो राइट आंसर जो आप देखिए इसमें याद रखें, गैल्वेनोमीटर, विद्युत घंटी, अमोटा, ये तीनों जो था विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। और ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का जो था नियम किसने दिया था? ऑस्टेड ने दिया था। इस चीज को भी आप लोग, सॉरी फैराडे ने दिया था, फैराडे ने दिया था। इस चीज को भी आप लोग को नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है। तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, होपफुली आप लोग बना भी लिए होंगे। तो मैं आप लोग को भी फिर से बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक आदर्श आमीटर, तो एक सबसे पहले देखिए एक आमीटर, देखिए एक होता आमीटर, एक होता आदर्श आदर्श आमीटर। तो देखिए एक आदर्श आमीटर होता है, एक होता सॉरी एक होता आदर्श आमीटर, एक होता आमीटर केवल। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारे बीच क्वेश्चन लिख रहा आदर्श आमीटर। तो याद रखिए एक आदर्श मीटर का जो, हाँ, एक आदर्श आमीटर का जो वैल्यू होता है वह शून्य होता है। क्या होता है? ये शून्य होता है। क्लियर है? और आमीटर का अगर खाली बात बात करते हैं, यानी केवल आमीटर की बोलते हैं, तो इसका जो वैल्यू होता है काफ़ी उच्च होता है। क्या होता है? ये काफ़ी उच्च, सॉरी काफ़ी निम्न होता है, यानी कि इसका वैल्यू निम्न होता है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। क्रिचॉप्स का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित होता है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, क्रिचॉप्स ने कुल 2 नियम दिए थे। ये देखिए क्रिचॉप्स के कुल 2 नियम थे, मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो नियम था केसीएल कहलाता है, KCL था। और सेकेंड जो रूल होता है वह KVL कहलाता है। तो KCL जो होता है इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। और KVL जो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो KVL आप लोग को ऊर्जा यानी विद्युत धारा, सॉरी एनर्जी पे डिपेंड करता है, ये चार्ज पे डिपेंड करता है। क्लियर है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहला नियम, तो 19 का जो राइट आंसर होगा विद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा के ऑप्शन नंबर डी कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और याद रखिएगा पहला नियम को हम लोग, इस पहला नियम से हम लोग इसमें यूनिट्स का वैल्यू भी निकालते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लैनोमीटर को वोल्ट मीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ते हैं। तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन ये। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ग्लैनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए हम लोग श्रेणी में उच्च प्रतिरोध को ऐड करते हैं, यानी श्रेणी में हम लोग उच्च प्रतिरोध को ऐड करते हैं। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो ग्लैनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए हम लोग श्रेणी में उच्च प्रतिरोध को ऐड करते हैं। क्लियर है? और इसके साथ साथ याद रखिए ग्लैनोमीटर का जो यूनिट होता है, देखिए हम लोग इस टाइप से इसे डिनोटेट करते हैं। क्लियर है? और इसमें जो करंट की भाव जो होता है वह 1 माइक्रो एम्पियर होता है, नहीं 1 माइक्रो एम्पियर, यानी 1 माइक्रो का वैल्यू क्या होता है? 10⁻⁻6 एम्पियर का वैल्यू को हम लोग काउंट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है ये। अब देखिए आप लोग का बोला सही संबंध बताएं। तो सही संबंध आप लोग को बताना है, तो ऑलरेडी अभी जस्ट में बताया था। देखिए धारिता यानी सी होता है, सी का वैल्यू क्या होता है? अभी जस्ट में बताया आप लोग को बताया Q/V होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आवेश बटा विभव इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी को बोलते हैं फैराड, इसका ऐसा यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22, धारिता एक राशि है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, कैपेसिटेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी एक प्रकार की एक अदिश राशि है, एक प्रकार की ये अदिश राशि है, क्योंकि इसमें फ्रेंड्स डायरेक्शन नहीं होता। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को क्या कहते हैं? तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को बोलते हैं विद्युत धारा। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। यानी कि आप लोग लिख सकते हैं आई बराबर क्या लिखते हैं? Q/T लिखते हैं ना। तो यहाँ से सिंपल में देख सकते हैं, ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब इसका यूनिट होता है, देखिए चार्ज का क्या होता है? कूलम होता है। समय का क्या होता है? सेकंड होता है। तो कूलम प्रति सेकंड को हम लोग बोलते हैं एम्पियर। तो राइट आंसर विद्युत धारा भी कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए वह बल, देखिए क्या लिख रहा है, वह बल जो विद्युत को चलाता है क्या कहलाता है? तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, वह बल जो विद्युत को चलाता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि विद्युत वाहक बल बोलते हैं। राइट आंसर होगा विद्युत वाहक बल, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं यूनिट का। सबसे पहले याद करिए विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का ऐसे मतलब क्या होता है? एम्पियर होता है। प्रतिरोध का ऐसे मतलब क्या होता है? ओम होता है। आवेश का क्या होता है? कूलम होता है। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग देखना चाहते हैं नेक्स्ट हमारे बीच क्वेश्चंस क्या लिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बताऊंगा। किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात क्या रहता है?
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। किसी भी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का जो अनुपात होता है हमेशा समान होता है। क्या होता है? ये समान होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। क्योंकि ओम्स लॉ के अनुसार भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? आई एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग ध्यान में देख सकते हैं दोनों क्या होता है? हमेशा समान होते हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। मीटर जो विद्युत धारा को मापता है, तो वैसे मीटर जो विद्युत धारा को मापता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो आमीटर बोलते हैं। क्या कहते हैं इसे? आमीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, आमीटर कहते हैं। क्लियर है? और वोल्ट मीटर जो होता है वह दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। ओम मीटर जो होता है यह प्रतिरोध प्रतिरोध को मापता है। क्लियर है? और हाइड्रोमीटर जो होता है विद्युत धारा, सॉरी, ये जल की अपेक्षित घनत्व को मापता है। तो तीनों चीज को मैं बता दिया हूँ। क्लियर है? और फ्रेंड्स एक होता है देखिए एम भी ए भी ओ, एक होता है ए भी ओ, जिससे हम लोग बोल देखिए ए भी ओ, इसे मल्टी मीटर बोलते हैं। तो मल्टीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध तीनों को जो मापता है उसे बोलते हैं मल्टीमीटर। इसे शॉर्टकट हम लोग क्या बोलते हैं? एवीओ यूनिट भी बोलते हैं। ये सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्वेश्चन आ सकता है एवीओ किस यूनिट को नहीं मापता है? तो ओनली फॉर 3 यूनिट्स को मापता है एवीओ को। क्लियर है? चलिए, मीटर जो वोल्टेज को मापता है, अभी जस्ट मैं आप लोगों को बताया था, ऐसा मीटर जो वोल्टेज को मापता है उसे बोलते हैं वोल्ट मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर बोलते हैं। और टेकोमीटर क्या बोलते हैं? तो टेकोमीटर फ्रेंड्स किसी भी रिवॉल्यूशन को मेजरमेंट करते हैं। क्लियर है? ओम मीटर प्रतिरोध को मापते हैं। मीटर जो प्रतिरोध को मापता है, तो अभी जस्ट मैं बताया था, मीटर जो प्रतिरोध को मापते हैं उसे बोलते हैं ओम मीटर बोलते हैं। ओम मीटर बोलते हैं। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे ओम्स के नियम के अनुसार भी इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। क्लियर है? अब ये आर का फॉर्मूला निकालेगा तो आर इक्वल टू क्या होता है? भी बटा आई। क्लियर है? अब देखिए विभवांतर कैसे होता है? क्या होता है? वोल्ट होता है। करंट का क्या होता है? एम्पियर। तो यही वोल्ट प्रति एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं? ओम कहते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, लंबी संचालन लाइनों में वोल्टेज मापी जाती है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो लंबी संचालन लाइनों में वोल्टेज को जो मापते हैं वो किलो वोल्ट में मापते हैं। किलो वोल्ट में मापते हैं, यानी कि के भी में मापते हैं। आप लोग देखे भी होंगे ट्रांसफार्मर जो होता है वो के भी लिखता है, और वैसे के भी ये कहलाता है, यानी किलो वोल्ट एम्पियर कहलाता है। और वैसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? और जो मैक्रो की बात करते हैं ना, तो मैक्रो जो होता है आप लोग का डेसी सेंटी मिली मैक्रो। तो मैक्रो जो होता है वो ग्लैनोमीटर को मेजर करता है। चालक की लंबाई बढ़ने से क्या से प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। देखिए, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? लेंथ होता है। यानी कि अगर लंबाई बढ़ा रहे तो प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को काफी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है? तो फ्रेंड देखिए, आप लोग पढ़े होंगे रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर एरिया। तो क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? ये घटेगा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो निर्भर करता है, विशिष्ट प्रतिरोध की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वह चालक का पदार्थ यानी कि बनावट पर निर्भर करता है। देखिए यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध की बात कर रहे थे। ये क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड प्लस कंफ्यूजिंग होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। 100 वोल्ट के विभवांतर पर किसी चालक से 6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो खर्च की गई शक्ति क्या होगी? तो फ्रेंड सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा पी का फार्मूला क्या होता था। पी का जो फार्मूला होता है वी आई होता है। क्या होता है? वी आई। अब वी का वैल्यू देख रहे हैं 100 वोल्ट है, और आई का वैल्यू कितना? 6 है। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 600 आ जाएगा, और इसका यूनिट क्या होता है? वाट होता है। तो ऑलरेडी आप लोग ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो, 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है, तो प्रतिरोध द्वारा खर्च शक्ति क्या होगी? काफ़ी इजी क्वेश्चन, होपफुली आप लोग बना लिए होंगे। तो फ्रेंड सिंपल वे में आप लोग को क्या करना है, देखिए क्या बोल रहा, प्रतिरोध द्वारा खर्च शक्ति क्या होगी। सबसे पहले देखिए हम लोग जानते हैं पी का फॉर्मूला क्या होता है? वी आई होता है। वी आई ऑलरेडी देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है, तो फ्रेंड वी बराबर क्या होता है? आई आर होता है। तो यहाँ आई का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? आई बराबर क्या लिख सकते हैं? वी बटा आर लिख सकते हैं। वी बाई आर लिख सकते हैं ना। तो बिल्कुल इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं। तब देखिए ये हम लोग क्या करते हैं, वी को रहने दिया हूँ, आई के जब हम क्या करते हैं? वी बाई आर करते हैं। अब इस चीज़ को यूज करते हैं, तो वी को वी से मल्टीप्लाई करके क्या हो गया? वी स्क्वायर बाई आर हो गया। वी स्क्वायर बाई आर हो गया। अब इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हुए पी का फॉर्मूला क्या निकाले? वी स्क्वायर बाई आर। वी स्क्वायर बाई आर। अब फ्रेंड वी का वैल्यू क्या आया था? तो देखिए 150 वोल्ट था, तो 150 को लोग डबल टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर है? अब आर यानी रेजिस्टेंस का वैल्यू देखेंगे तो 1.5 ओम था। तो यहाँ से इसको हम लोग ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब देखिए इसको अगर कैंसिल मल्टी डिवाइड करते हैं तो ये आप लोग का 100 आ रहा। अब 100 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 1500, यानी ये आप लोग का आ रहा है, ये वाट में आ रहा, यानी कि 15,000 वाट इसका राइट आंसर आएगा। तो यानी 35 का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन 1500 लिख रहा है, यानी पॉइंट्स में
1.5, यानी पॉइंट्स में कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या ये? तो फिर से देखता हूँ फ्रेंड, पी का फॉर्मूला क्या लिखा था, वी स्क्वायर बटा आर। तो वी स्क्वायर 150 को मैं 150 से गुना किया हूँ बाय आर, तो आर का वैल्यू 1.5 ओम था। क्लियर है? ये मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे जीरो आ गया, 15 को इससे मल्टीप्लाई किया हूँ तो ये 100 आ गया, तो ये मल्टीप्लाई किया तो 1500 ही ये वाट आएगा। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी लिख रहा है, लेकिन ये एक और जीरो आना चाहिए था। चलिए, 1500 वाट के हीटर द्वारा 4 घंटे में चलने पर खर्च की गई ऊर्जा क्या होगी? सबसे पहले देखिए, इसमें आप लोग को यूनिट में बोल रहा, क्या बोल रही है, यूनिट में बोल रहा। तो इसे अगर आप लोग सॉल्व कीजिए तो सिंपल वे में क्या किए, देखिए पी का फॉर्मूला क्या था, वी आई होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 1500 जो वाट दिया है, क्लियर है, इसको हम लोग क्या करें, एच से मल्टीप्लाई केवल कर दीजिएगा। क्लियर है? तो 15 चौक क्या होता है, 60 होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे डबल जीरो तो डबल जीरो यूज कर दिए। अब यहाँ पे फोकस कीजिए तो इसका आंसर दिया यूनिट में। तो हम लोग को क्या करेंगे ना, इसे हम लोग यूनिट में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 1000 से डिवाइड कीजिए तो देखिए 3 जीरो कैंसिल हो गया, तो केवल 6 बच गया, जो कि इसका राइट 6 यूनिट इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। इसी प्रकार 37 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद से कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। लिख रहा है 1000 वाट की विद्युत इस्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा 500 वाट की विद्युत इस्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा से क्या होगी। तो ऑलरेडी देखिए, ये 1000 था, ये 500 वाट है, तो ऑलरेडी देख सकते हैं क्या है, ये अधिक हो रहा ना ये। तो 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ। देखिए, 1000 वाट की विद्युत इस्त्री द्वारा 1000 वाट की विद्युत इस्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा 500 वाट की विद्युत इस्त्री द्वारा खपत की, देखिए यहाँ पे दोनों कन्फ्यूजन में लिख रहा से ऊर्जा से क्या हो गया, तो ऑलरेडी अधिक हो गई। अब देखिए फिर लिख रहा 100 वाट और 500 वाट के समान वोल्टेज वाले लैंपों में 200 वाट के लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। तो जब भी समान रहता है, देखिए जब भी समान रहता है ना, तो 200 वाट वाले जो कम है तो उसका वैल्यू क्या होगा, अधिक हो जाएगा। देखिए मैं आप लोगों को कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, जब भी दोनों देखिए समान वोल्टेज रहेगा ना, तो जो लो पावर होता है, ना उसका प्रतिरोध अधिक हो जाता है, ये कंसेप्ट होता है। क्लियर है? तो इसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बता दिया हूँ। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट में आ चुके हैं। देखिए, ये न्यूमेरिकली बेस्ड क्वेश्चन है, होपफुली आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए देखता हूँ और जो आप लोग के लायक क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन है आप लोग के बीच में, 3 ओम, 2 ओम, 5 ओम के क्रमशः 3 प्रतिरोध को 12 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करें। सबसे पहले श्रेणी क्रम में इसे जोड़ा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आर एस निकालेंगे। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे, आर एस का फॉर्मूला था R1 + R2 + R3। तो 5 2 7, 7 3 कितना हो गया, 10, तो 10 ओम निकाल दिए हैं। और यहाँ पे 12 वोल्ट लिखा है, तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कुल प्रतिरोध निकालना है। तो हम लोग सिंपल वे में क्या करते हैं, यहाँ पे 12 वोल्ट था ना ये, तो जोड़ा गया, तो परिपथ 3 प्रतिरोध को 12 वोल्ट की बैटरी के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध तो ऑलरेडी फिर 10 ही ओम होगा। क्या होगा, ये 10 ओम होगा। इससे आपको वोल्ट से कोई मतलब नहीं होता था, केवल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा। 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समांतर क्रम में जोड़ा गया, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो फ्रेंड इसमें एन हो जाता है, यानी एन कितना था, 6 ओम है ना, तो सॉरी, इसका 6, इसको आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले 6 वोल्ट का 3 प्रतिरोध है, तो 6 ओम का 3 प्रतिरोध को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समांतर क्रम में जोड़ा गया, तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। सबसे पहले इसके लिए एक ट्रिक होता है। देखिए, कुल प्रतिरोध बोल रहा है ना, टोटल रेजिस्टेंस आप लोग को बोल रहा, ये देखिए मैं लिख देता हूँ। आप लोग को आरपी का वैल्यू निकाला, क्लियर है, आरपी का निकाला ना। तो देखिए, जब भी समांतर क्रम में जुड़ेगा, समान प्रतिरोध रहेगा। ठीक है? तो आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए जो आर होता है, आर बाय एन कर दीजिए, आर बाय एन कर दीजिएगा। तो 6 ओम का था और टोटल कितना प्रतिरोध था, 3 था, तो इसको डिवाइड कर दीजिए। तो राइट आंसर क्या रहा, 2 ओम। तो ऑप्शन है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी मस्ती से क्लिक कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43, 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ 14 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा गया, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा। फ्रेंड्स आप लोग को वोल्ट से कोई मतलब नहीं रखना है, केवल समांतर क्रम को फॉर्मूला याद रखना है। तो हम लोग सिंपल वे में क्या करेंगे, 14 गुना 6 कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 14 + 6। तो हम लोग जानते हैं कि मैं 14 गुना 6 कर देंगे, और 14 + 6 क्या होता है, 20 होता है। अब अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए, ये 7 टाइम्स कीजिएगा, ये 10 टाइम्स कीजिएगा, तो 7 छक 42। तो 42 को 2 से डिवाइड कीजिएगा, तो सॉरी 42 को 10 से डिवाइड कीजिए, तो राइट आंसर क्या है, 4.2 ओम इसका राइट आंसर आएगा। तो राइट आंसर देखा जाए तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। तो 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, जब एक उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध के श्रेणी में जोड़ा जाता है, तो मिश्रित प्रतिरोध क्या होगा। तो निम्न प्रतिरोध से अधिक होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, निम्न प्रतिरोध से अधिक होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं।
जब एक उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसका मिश्रित प्रतिरोध क्या होगा, निम्न प्रतिरोध से हमेशा अधिक होगा। देखिए श्रेणी क्रम में अधिक होता है, क्लियर है, लेकिन वही अगर समांतर क्रम में होता है तो जो निम्न प्रतिरोध होता है उससे कम होता है, ये कंसेप्ट होता है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या लिख रहा, 100 वोल्ट, 100 वाट 1000 वोल्ट, और फिर लिख रहा 100 वाट 1000 वोल्ट के दो लैंपों को 200 वोल्ट सप्लाई से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो लैंपों की धारा क्या होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ लैंपों की धारा बोला ना, तो देखिए जब भी दोनों को अगर फोकस कर रहे हैं तो ये दोनों का क्या होगा, समान होगी, क्या होगी, समान होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आप लोग का देखिए क्या लिख रहा है, नीचे दिए गए समान नीचे चित्र में समान मान के प्रतिरोधों वाले 4 परिपथ जुड़े हैं, इनमें से कौन सा परिपथ सबसे कम धारा प्राप्त करेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग को देखना पड़ेगा, क्वेश्चंस में ऑप्शन देखना पड़ेगा क्या लिख रहा है ये। तो देखिए पहला में एक प्रतिरोध है, सेकेंड में देखिए डबल चल रहा है, इसमें भी देखिए दो फ्री चल रहा, और लास्ट में देखिएगा, देखिए इसमें आप लोग यानी कि 46। अब देखिए 4 परिपथ जुड़ा हुआ है तो सबसे बड़ा सबसे कम प्रतिरोध किसमें होगा, समान मान वाले धारा है। तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। मान लीजिए कि देखिए समान प्रतिरोध, मान लीजिए कि पहला में 5 ओम है, क्लियर है, तो इसमें भी अगर आप लोग सॉल्व करते हैं 5 5 लेना पड़ेगा, क्लियर है। इसमें भी आप लोग यहाँ पे 5 थोड़ा सा एक काम सबसे ईजी मैं लेता हूँ, सबसे ईजी लेने के लिए मैं 2 ओम लिखा हूँ, तो यहाँ पे 2 ओम, तो इसमें तो आप लोग ऑलरेडी 2 रहेगा, ये दोनों को पैरेलल में ऐड करेंगे तो 2 + 2 4, इसको डिवाइड कर दीजिए ना, सिंपल में आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब इसमें कीजिए तो यहाँ पे 1 आएगा, प्लस ये आप लोग का 2 था तो इस सीरीज में आ जाएगा तो कितना आ रहा, 3 आ रहा। इसमें कीजिएगा तो 1 + 1 था, ये क्या था, 1 सॉरी ये 2 था ना, ये 2 और 2 2 2 कितना आ रहा है, ये 4 आ रहा, तो 4 ओम। तो फ्रेंड बोल रहा ना 4 हो जाता है, इसमें कौन सा सबसे कम धारा, तो सबसे ज़्यादा ओम की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा ओम दे रहा ये आप लोग का डी दे रहा, सबसे ज़्यादा प्रतिरोध की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी होता, लेकिन सबसे ज़्यादा की बात करते हैं तो ये दे रहा, तो जो प्रतिरोध ज़्यादा देता है वही सबसे कम धारा देगा, तो अपोजिट होता है ना, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखिए इसमें 4 ओम आया था ना, हम लोग जानते हैं ओम्स के नियम के अनुसार भी बराबर आई आर होता है, क्लियर है, और आई बराबर क्या लिखते हैं, भी बराबर भी बटा आर लिखते हैं। तो ऑलरेडी आप लोग देखेंगे इन जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो उसका करंट क्या होगा, कम होगा, तो सिंपल वे में ये 4 था तो ये कम होगा ना, तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 ओम 12 ओम और 24 ओम के 3 प्रतिरोध 250 वोल्ट सप्लाई में समांतर क्रम से जुड़े हैं, तो प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का मान क्या होगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये और होपफुली आप लोग बनाए होंगे। तो देखिए 3 वोल्ट के ये 250 वोल्ट के साथ जुड़े हैं, तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए 10 ओम 12 ओम और 24 ओम के 250 वोल्ट के सप्लाई में समांतर क्रम से जुड़े थे, प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का नाम याद रखिएगा, समांतर क्रम में प्रत्येक वोल्ट पे विभवांतर का जो मान होता है हमेशा सेम होता है, तो क्या लिखिए, समान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कीजिएगा। वही श्रेणी क्रम रहता है तो श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान समान होता है। चलिए अब नीचे दिए गए परिपथ में मिश्रित प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि 48 में आप लोगों को सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो हम लोग इसे अगर सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, 1/8 + 1/8 कीजिए, इसका एड ऑफ फ्रैक्शन कीजिएगा तो 2/8 आ गया, यानी टोटल कीजिएगा तो यहाँ पे 4 ओम आ गया, तो यहाँ पे अगर वैल्यू निकालेगा 4 ओम आ गया, क्लियर है। नहीं तो आप लोग टोटल रेजिस्टेंस को, टोटल रेजिस्टर कितना था 2 से डिवाइड कीजिए, इसमें यहाँ देखिए टोटल 9 था, टोटल 3 था, तो यहाँ पे कीजिए तो 3 ओम आएगा, क्लियर है। अब ये दोनों क्या होगा, सीरीज में आ जाता है, 4 ओम और 3 ओम क्या होगा, 7 ओम आएगा। तो राइट आंसर अगर देखा है तो 7 ओम, तो ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर दिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि 49 का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्लियर है। चलिए अब इसी प्रकार इसको भी आप लोगों को सॉल्व करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या लिख रहा है, विद्युत आवेश की इकाई क्या होता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, विद्युत आवेश का ऐसा जो इकाई होता है वह कुलॉम होता है, क्या होता है, ये कुलॉम होता है। वोल्ट किसका होता है, तो विद्युत विभव और विभवांतर का वोल्ट होता है, और एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का होता है। अब देखिए इसमें रीडिंग निकालना है, 2 का रीडिंग क्या है, तो फ्रेंड्स इसमें आप लोग को रीडिंग निकालना है, यानी 51, तो 51 का रीडिंग निकालिएगा तो देखिए सिंपल वे में क्या किए, 250 है 100 है, तो यहाँ पे सेकंड का निकालना नहीं है, तो सिंपल वे में क्या कीजिए ना, यहाँ पे 250 है तो इसको 2 से डिवाइड किए यानी 125 आ जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। अब देखिए चित्र में गोला नंबर 4 की रीडिंग क्या होगी, तो गोला नंबर 4 की यानी कि 52 का है ना ये, तो गोला नंबर 4 का, तो सिंपल वे में हम लोग गोला नंबर 4 कहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, क्लियर है। तो इसका रीडिंग क्या हो रहा, तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस टाइप से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सिंपल वे में अगर आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे तो फ्रेंड सबसे पहले इसका क्या हो जाएगा, देखिए 24 था, ये 24 में ले दिया हूँ, क्लियर है।
अब टोटल जोड़ेंगे तो 2 3 2 5 और 1 6 से डिवाइड कीजिए, कितना रहा 4 एम्पियर था ऑप्शन में है, तो 4 एम्पियर है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं 53 क्वेश्चन क्या लिख रहा है। ये देखिए अब आप लोग का आ चुका है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। देखिए एक परिपथ में किसी जंक्शन पर धाराओं का बीजगणितीय जोड़ शून्य है। किसी बंद परिपथ में परिपथ के प्रत्येक धारा भाग के प्रतिरोध धारा के गुना के बीजगणितीय योग परिपथ में कुल विद्युत वाहक बलों के बराबर होता है। इसको कौन सा नियम कहते हैं? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिचॉप्स का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिचॉप्स का नियम बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। व्हीटस्टोन ब्रिज में ब्रिज को संतुलित कहा जाता है जब प्रतिरोधों का अनुपात क्या होता है? समान होता है। तो समान होता है यानी कि देखिए इसमें जो होगा पी, देखिए इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को शुरू टाइम बताता है पी बाय क्यू बराबर क्या लिखिएगा? आर बाय एस लिखिएगा। ये रूल होता है इसका, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो राइट आंसर क्या कीजिए? पी बाय क्यू बराबर आर बाय एस, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखिए इसमें आप लोग को व्हीटस्टोन ब्रिज दिया हुआ है, इसमें आप लोग को याद है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में जो बीच का जो यूनिट होता है उसे बोलते हैं ग्लैवनोमीटर। क्या बोलते हैं? ग्लैवनोमीटर। क्लियर है। और इसका धारा के जो माप होता है इसमें 0 होता है। तो देखिए सबसे पहले 80 दिया, मैं 80 ली दिया हूँ। यहाँ पे क्या लिख रहा है? 40, तो मैं 40 ली दिया हूँ बराबर। ये एस निकालना तो मैं रहने दिया हूँ, और यहाँ पे क्या लिख रहा है? 4। अब देखो इसको आप लोग कीजिएगा तो 10 टाइम्स करिए, यहाँ से कर दिए तो एस का वैल्यू कितना रहा? 8 ओम। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर 8 हो गया, 8 ओम आ गया। चलिए अब आ चुके हैं कैपेसिटेंस का क्वेश्चन। तो चलिए कैपेसिटर का भी क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप्स का पूछ रहा है। मेरा टारगेट होगा 100 क्वेश्चन पूरा करवाने का। देखिए बराबर कैपेसिटी वाले 4 कैपेसिटरों की कैपेसिटी क्या होगी जब वे श्रेणी क्रम में हो? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सबसे पहले कैपेसिटेंस अगर श्रेणी क्रम में है, जब भी श्रेणी क्रम में होता है ना तो इसमें जस्ट अपोजिट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? सी बाय एन, तो एन की संख्या के लिए कितना है? 4 है, तो सी बाय 4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समांतर क्रम में जुड़े 4 कैपेसिटरों की कैपेसिटी क्या होगी? समांतर क्रम में है तो 4 था, तो 4 को सी से मल्टीप्लाई कर यानी 4 सी होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 58। 18 माइक्रो सॉरी 18 माइक्रोफराड, 16 माइक्रोफराड, 42 माइक्रोफराड और 74 माइक्रोफराड के 4 कैपेसिटरों के समांतर क्रम में जुड़े होने पर परिणामी कैपेसिटर क्या होगा? तो फ्रेंड कैपेसिटर में जब भी वो समांतर क्रम में जुड़े हैं तो आप लोग क्या कीजिए? सारे का केवल ऐड कर दिए, यानी 18 प्लस 16 प्लस 42 प्लस 74 कर दीजिए। तो सारे को अगर हम जोड़ते हैं तो ऑलरेडी आप लोग जोड़ भी लिए होंगे, तो जोड़ने पर कितना आता है? तो देखिए 150 आएगा। क्या आएगा? 150 माइक्रोफराड। 4 2 6 6 12 8 भी, हाँ तो 150 माइक्रोफराड इज द राइट आंसर। सिंपल वे में इसमें समांतर क्रम में सारे को ऐड कर देता है। क्लियर है। चलिए अब 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। 36 माइक्रोफराड और 14 माइक्रोफराड कैपेसिटी के 2 कैपेसिटरों के समांतर में जुड़े हैं तो कुल कैपेसिटी क्या हो गई? तो फ्रेंड 36 है ना, तो हम लोग इसको ऐड ऑफ फ्रैक्शन करते हैं या फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों को फिर ऐड कर दीजिए। तो ये आप लोग रूल अपनाइए। तो यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो ये 7 टाइम्स कटेगा, ये जब सॉल्व किया तो 25 टाइम्स कटेगा। और आप लोग यहाँ पे देखिएगा तो 36 सॉरी यहाँ पे कैंसिलेशन हो रहा क्या ये? तो इससे अपोजिट भी कर सकते हैं। हाँ तो 36 गुना 7/25 होगा। तो इस प्रकार अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो 50 इससे इस फ्रेंड्स इसमें एक आप काम कर सकते हैं, इसका ऐड ऑफ फ्रैक्शन कर दिए, यानी 1/36 कीजिए प्लस 1/40 कीजिए। तो समान सॉरी 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 मिस्टेक हो रही है फ्रेंड्स। अगर आप लोग फोकस कीजिएगा तो यहाँ पे लिख रहा है समांतर क्रम। देखिए तो समांतर क्रम में दोनों को केवल क्या करते हैं? ऐड करते हैं ना, 36 प्लस 14 ऐड करेंगे तो सिंपल वे में 50 आएगा। यहाँ पे लिख देंगे माइक्रोफैराड, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटी के 3 कैपेसिटरों को श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर कुल कैपेसिटी क्या होगी? तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करना है? 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटी को 3 कैपेसिटरों को श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो सिंपल वे में 4/3 माइक्रोफैराड होगा, ऑप्शन नंबर ए बी होगा। देखिए 4 4 था ना ये, तो 4 को 3 से करें तो 4/3 माइक्रोफैराड होगा आंसर। सिंपल था ये। 28 माइक्रोफैराड कैपेसिटी के 2 कैपेसिटरों को श्रेणी में जुड़े होने पर कुल कैपेसिटी क्या होगी? तो सिंपल अर्थ में 61 को अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए हम लोग को क्या बोल रहा है? श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे? 28 को हम लोग क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 28 को 2 से डिवाइड किया तो 14 माइक्रोफैराड इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए 16 माइक्रोफैराड और 32 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को 3 कैपेसिटरों के श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर कुल कैपेसिटेंस क्या होगा? फ्रेंड्स अगर आप लोग फोकस करते हैं तो यहाँ पे श्रेणी क्रम में हो रहा, तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए 1/16 करेंगे, फिर क्या करेंगे? 1/16 करेंगे, फिर 1/32 करेंगे। अब आप लोग इसको ऐड कीजिए तो सिंपल वे में हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 32 आएगा। 1 + 1 प्लस सॉरी
यहाँ पे 2 कीजिए, 2 2 4 और 1 5, यानी कि 32/5 kg इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 फैराड और 3 फैराड कैपेसिटी के दो कंडीशन श्रेणी में जुड़े हैं, तो 2 F का तीसरा कंडीशन कंडेंसर और उसका समांतर जुड़ता है, तो परिणामी कैपेसिटी क्या होगी। तो अगर इसे आप लोग सॉल्व किए होंगे, तो फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व किए हो तो राइट आंसर आएगा 16/5 फैराड आएगा। चलिए अब देखिए, एक पानी से भरी बाल्टी में बिजली के दो तार डालने पर दोनों के पास बुलबुले बन रहे हैं। इसमें अनुमान लगाते हैं सप्लाई का प्रकार क्या है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक पानी से भरी बाल्टी में बिजली के दो तार डालने पर दोनों तार के पास बुलबुले बन रहे हैं। तो इसमें अगर दोनों के पास बुलबुले बन रहे हैं, अगर याद रखिएगा दोनों के पास अगर बुलबुले बना ना, तो इसका अर्थ ये है कि सप्लाई का जो प्रकार क्या है, डीसी है। क्या ये डीसी है, क्लियर है। चलिए, किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होता है, या ये क्या लिख रहा है, किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होता है यदि, तो फ्रेंड किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस तभी कम होगा जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाएगा, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, अधिक हो जाएगा, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक मानक लंबाई की कॉपर तार के आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी लंबाई खींचकर 3 गुना बढ़ा दी जाए, तो अब तार का रेजिस्टेंस कितना गुना हो जाएगा। तो काफ़ी औरली है, तो 3 गुना करें तो 3 गुना 3 क्या होगा, 9 होगा। तो औरली क्वेश्चन था ये, 9 गुना हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉपर की तार जिसका व्यास अन्य कॉपर तार की अपेक्षा दुगना है, तो करंट प्रवाहित करने की क्षमता क्या होगी। ये भी फ्रेंड्स आप लोग ऑरली कर सकते हैं। तो सिंपल है, 2 को 2 से गुना कर दीजिए, क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। तो सिंपल अर्थ में आप लोग इसे सॉल्व कर सकते थे। आने वाली और जाने वाली करंट की गणितीय योग क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग माइंड से अगर देखते हैं, तो आने वाली और जाने वाली करंट का जो गणितीय योग होगा, देखिए आने वाली करंट और जाने वाली करंट का बीजगणितीय माइनस प्लस माइनस होता है, यानी शून्य हो गया, सिंपल अर्थ हो गया, यानी जीरो हो जाएगा। चलिए, उदासीन होगा ना ये, इसलिए। क्रिचॉप्स के दूसरे नियम के अनुसार क्या होता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों में बताया था, क्रिचॉप्स के दूसरे नियम के अनुसार वोल्टेज ड्रॉप की गणितीय योग प्लस ईएमएफ का गणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है ये, शून्य होता है। तो यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। यानी कि देखिए, तो ये जो होता है ना, एन है तो भी बराबर क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ पे ये कंडीशन होता है इसका। और क्रिचॉप्स का सेकेंड जो रियल रूल होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे कार्य करता है। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसे लूप का नियम या फिर जंक्शन रूल भी कहते हैं। करंट प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं क्या होती है। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग को चलना पड़ेगा। तो करंट प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं होनी चाहिए वोल्टेज स्रोत और चालक, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। करंट की उपस्थिति ज्ञात ज्ञान होना ज्ञान ज्ञान होता है। तो करंट की उपस्थिति किससे ज्ञात होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखिए, सबसे पहले चमकने से, चमकने का कोई रिलेशन आपको का करंट से नहीं होता, ठीक है, क्योंकि बादल भी चमकता है। उत्पन्न प्रभाव से, तो बिल्कुल उत्पन्न प्रभाव से ही होता। उत्पन्न प्रभाव से कोई इफेक्ट्स होता तभी न पड़ते हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट, परमाणु में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता है, परमाणु में 3 प्रकार के कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। चलिए, प्रतिरोध जो कि धारा के प्रवाहित होने के प्रतिकूल एक गुण है, वह निम्न पर निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स अभी जस्ट मैं आप लोगों को बताया था प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले देखिए, आप लोगों को मैं बताया था आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, फिर आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सभी हो जाएगा। तापमान पर भी निर्भर करता है। आवेशित परमाणु क्या कहलाता है। देखिए, आवेशित परमाणु, तो हमेशा याद रखिए, आवेशित परमाणु एक प्रकार का आयन कहलाता है। क्या कहलाता है, आयन। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धन आयन, एक होते हैं ऋण आयन। जिसमें धन चार्ज होता है उसे बोलते हैं धन आयन, और जिसमें ऋण चार्ज होता है उसे बोलते हैं ऋण आयन। 100 वाट 220 वोल्ट की लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, होपफुली आप लोग बना लिए होंगे। देखिए, 100 वाट और 200 वोल्ट के लैंप का प्रतिरोध क्या होता है। तो देखिए, आप लोग को यहाँ पे क्या निकालना, देखिए हम लोग को जानते हैं पी का फॉर्मूला क्या होता है, V² बाई आर होता है। V² बाई आर होता है। देखिए मैं लिख देता हूँ, V² बाई आर लिख दिया हूँ। अब आप लोग को देखना पड़ेगा पी का वैल्यू क्या है। तो ऑलरेडी अगर आप लोग सॉल्व किए होंगे तो देखिए, पी यानी पावर का वैल्यू लिख रहा है आप लोग को 100 लिख रहा है, क्लियर है। अब भी इसका, तो भी यानी कि 2,200 लिख रहा, तो इसको 2 बार लिख दिए, 200 लिख दिए बाय आर। तो आर आप लोग को निकालना था। अब सिंपल में 100 को 200 से डिवाइड किया तो 2 टाइम्स कट गया नहीं है। अब 200 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो सिंपल में आर का वैल्यू निकालेगा, तो 400 ओम इज द राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं।
चलिए, प्रतिरोधों के परम मापन के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है? तो 76 का जो राइट आंसर होगा, देखिए, प्रतिरोधों के परम मापन के लिए हम लोग जिस विधि का यूज करते हैं उसे बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज। ये आप लोग को मैं अभी जस्ट डिस्कस किया था। व्हीटस्टोन ब्रिज एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है जो कि डिटरमाइन करता है एक अननोन रेजिस्टेंस का। तो PQRS इसका ये रूल होता है, क्लियर है। और इसमें ग्लेवनोमीटर होता है, इसका वैल्यू जो ज्ञात करते हैं मीटर ब्रिज का यूज करते करते हुए। चलिए, यदि चार संधारितों को जिसमें से प्रत्येक 16 माइक्रोफराड का है श्रेणी में जोड़ा जाता है तो उसका परिणामी क्षमता क्या होगी? सिंपल अर्थ है फ्रेंड। देखिए, इसमें आप लोगों को ध्यान देना है किस क्रम में जोड़ रहे हैं, श्रेणी में। तो मैं क्या बताया था, जब भी कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हम लोग इसे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो फ्रेंड सिंपल वे में अगर आप लोग बना भी लिए होंगे तो 16 था और टोटल 4 था, तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 4 माइक्रो फैराड आएगा। तो ऑप्शन में है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिए। तो 77 का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिए। चलिए, परिपथ में विद्युत शक्ति को के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो सिंपल अर्थ है, देखिए, वोल्टता को धारा से गुना करके ये भी हो सकता है, वोल्टता को वर्ग के प्रतिरोध से विभाजित करके धारा के वर्ग का प्रतिरोध से गुना करके। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, सही हो जाएगा। अभी जस्ट मैं बताया था, तो इसका राइट आंसर ये दी। देखिए, सबसे पहले पी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। देखिए, पी का फॉर्मूला क्या होता है? VI। देखिए, वोल्टता को धारा से गुना करें, ऑप्शन ए सही हो गया। फिर बोला, देखिए, वर्ग वोल्टता के वर्ग स्क्वायर यानी V² बाय R, ये भी अभी मैं आप लोगों को बताया था, यानी ऑप्शन नंबर बी भी सही है। फिर वर्ग धारा के वर्ग यानी I² × R भी होता है ना, तो तीनों हो गया। चलिए, अब 79 क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो 79 क्वेश्चन लिख रहा है, एक बिजली के लैंप को 100 वाट और 200 वोल्ट के रूप में चिन्हित किया जाता है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? काफ़ी इजी से आप लोग बना लिए होंगे। तो सिंपल फ्रेंड्स, आप लोग देखिए, पी का फॉर्मूला क्या होता है जहाँ पे दिया रहता है। तो मैं अभी आप लोग को बताया था, V² बाय R लिखना है, ठीक है। तो पी का वैल्यू क्या लिख रहा था? 100 लिख रहा। अब V², तो V का लिख रहा था 200, तो 200 को हम लोग डबल टाइम्स लिख देंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? R लिखेंगे। अब सॉल्व कीजिएगा, 100 का पहाड़ा में 200 कितना बार में आता है? 2 बार में। तो आर का वैल्यू निकालिएगा, तो 200 को 2 से गुना कीजिए, 400। तो ऑप्शन देखिए, 400 ओम नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लिखिए, क्योंकि इसका राइट आंसर सॉल्व किया तो 400 ओम मैं लाया हूँ, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या होती है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के एक दिशा में संचलन करती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम नियम लागू नहीं होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखिए, ओम्स लॉ जो होता है ये AC और DC दोनों में लागू होता है, क्लियर है। यानी कि DC सर्किट हो गया, उच्च विद्युत प्रभाव में होता है, छोटे प्रतिरोधक में भी होता है। लेकिन ये आप लोग का सेमी कंडक्टर पे फॉलो नहीं करता। तो राइट आंसर क्या कीजिएगा? ऑप्शन नंबर डी। याद रख लीजिए फ्रेंड, ओम्स लॉ जो होता है वह सेमी कंडक्टर पे फॉलो नहीं करता है, क्लियर है। सेमी कंडक्टर पे फॉलो नहीं करता, इस चीज़ को काफ़ी इंपॉर्टेंस माना जाता है, क्लियर है। चलिए, अगर दो प्रतिरोधक समांतर में जोड़े जाएं तब तुलनात्मक प्रतिरोध की मात्रा क्या होगी? फ्रेंड्स याद रखिएगा, जब भी दो प्रतिरोधक को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो प्रतिरोधक की जो मात्रा होगी, जो उसके सबसे जो कम प्रतिरोध है उससे भी कम होता है। यानी कि देखा जाए तो प्रत्येक प्रतिरोध से क्या होगा? कम होगा। क्या होगी? कम होगा। संधारित्र किसमें ऊर्जा रखता है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता है, कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर के बारे में पूछ रहा हूँ, किसमें ऊर्जा रखता है? तो आप लोग को ऑलरेडी देखे होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रखता है। तो विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में रखता है। किसमें रखता है? विद्युत स्थैतिक यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रखते हैं, क्लियर, यानी इलेक्ट्रोस्टैट्स में रूप में रखते हैं। इलेक्ट्रॉन वहन करता है, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े भी होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो वहन करते हैं, एक यूनिट ऋणात्मक, एक यूनिट ऋणात्मक, और ये प्रोटॉन बोलता है तो एक यूनिट धनात्मक करता है। एक ओम के तीन प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा गया, ऐसे तीन संयोगों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तब परिणामी का प्रतिरोध क्या होगा? सबसे पहले फ्रेंड्स, आज मैं सुबह सुबह यही क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताया था। तो देखिए, इसमें जब भी सॉल्व कीजिएगा ना, तो देखिए, एक ओम के तीन प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा गया। तो देखिए, एक ओम के 3 ओम, तो यानी सिंपल वे में देखिए, मैं आप लोगों को तरीका से बताता, समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/RP होता ना ये। तो तीनों को 1 1 है, तो 1/1 कीजिए, फिर 1/1 कीजिए, फिर 1/1 कीजिए। तो सिंपल वे में इसका आर पी का वैल्यू क्या आ गया? 3 ओम आ गया। यहाँ पे आप लोग तो देख लिए। उसी को क्या कर रहे हैं? श्रेणी क्रम में भी जोड़ा, यानी RS। तो ये क्या होता है? R1 + R2 + R3, यानी 1 + 1 + 1, यानी ये भी कितना आ रहा है? 3 ओम आ गया, क्लियर है। अब बोला ना, तब परिणामी का प्रतिरोध क्या होगा? बोला दोनों का परिणामी का प्रतिरोध क्या होगा? तो काफ़ी अच्छे से आप लोग फर्स्ट माइंड का यूज करते हैं। तो देखिए, 3 3, यानी कि यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 3 था, तो 3 को 3 से डिवाइड किया, कितना? 1 ओम। तो ऑप्शन है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, अब ये क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को
देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन को मैं आप लोग के लिए रख रहा हूँ, आप लोग खुद से बनाइएगा और बताइए क्या इसका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए, अब वैसे मैं बता देता हूँ 87 क्वेश्चन नंबर। तो 87 अगर आप लोग बनाइएगा, देखिए 3 ओम, 10 ओम, 15 ओम वाले 3 प्रतिरोधकों को 30 वोल्ट वाले परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो 3 ओम वाले प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगा? सबसे पहले आई। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड? वी बाई आर होता है, वी बाई आर होता है। तो वी का वैल्यू देखेंगे 30 वोल्ट था और आर का वैल्यू कितना था? 3 ओम था। तो अगर डिवाइड कीजिए कि 3 ओम को बोला नहीं है, तो कितना रहा? 10 एम्पियर। तो राइट आंसर अगर देखिएगा तो 10 एम्पियर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक कैपेसिटर 5 वोल्ट पर 0.12 कूलॉम चार्ज स्टोर करता है, इसकी धारिता क्या होगी? तो फ्रेंड सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा सीज का फॉर्मूला जान लेता है। सी का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बाय वी होता है। हम लोग जानना चाहेंगे क्यू का वैल्यू क्या होता है। तो क्यू का वैल्यू आप लोग देखें 0.12 लिख रहा है। क्लियर है? अभी का वैल्यू कितना लिख रहा है? 5 लिख रहा है। अब अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो 500 को आप लोग वो सिंपल वे में 12 से डिवाइड कीजिएगा। तो अगर सॉल्व करते हैं तो इसका राइट आंसर आएगा 88 का राइट आंसर आएगा 0.024 आएगा 0.024 फैराड इज द राइट आंसर। चलिए 89 क्वेश्चन। दो संधारित्र धारिता तीन दो सॉरी 2 फैराड और 3 फैराड को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एक तीसरा संधारित्र धारिता जिसका 1 फैराड है को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो परिणामी धारिता क्या होगी? सबसे पहले देखिए पहला को श्रेणी में जोड़ा, तो हम लोग श्रेणी में जोड़े तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों को ऐड कीजिए, तो यानी कि 3 दूनी 6 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आ रहा कितना? 1 आ रहा है, यानी पहला को कि 1 आ गया। अब तीसरा संधारित्र जिसकी धारिता 1 फैराड है, तो अब इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स इसको जिसकी धारिता क्या? 1 फैराड है। तो यहाँ से अगर आप दोनों को जोड़े तो इसका वैल्यू कितना है? तो 1 फैराड आ गया। क्लियर है? अब अगला का भी क्या हो रहा है? 1 फैराड। तो अब इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इसका तो परिणामी धारिता क्या होगा? तो 1 1 2 होगा ना, ये 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो आ नहीं रहा। चलिए इसको नेक्स्ट रूल बनाते। राइट आंसर वैसे 11/5 है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अब 19 नंबर देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो देखिए संधारित्र वोल्टेज स्थिर रखकर जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्र बढ़ा दिया जाता है तो प्लेटों के बीच का बल क्या होगा? सिंपल अर्थ है ये, आप लोग फॉरवर्ड माइंड का यूज कीजिएगा तो ये क्या होगा? हमेशा अधिक होगा ये। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है? तो ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। देखिए एम्पियर सेकंड जो ऐसा यूनिट होता है वो आवेश का होता है। किसका होता है? ये आवेश का। क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं ओम्स के नियम से, सॉरी, तो भी बराबर सॉरी क्यू बराबर क्या होता है? आई टी होता है। क्या होता है? क्यू बराबर आई टी होता है। अभी तो धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो एम्पियर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं या कूलम बोलते हैं। चलिए किसी बल्ब पर किसी बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है, उस बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? सिंपल वेट में फ्रेंड्स आप लोग को अभी जस्ट पता है पी का फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर बाय आर होता है, वी स्क्वायर बाय आर होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे आप लोग देखिए सबसे पहले पी का वैल्यू क्या है? 100 वाट, तो मैं 100 ले दिया। अभी का वैल्यू कितना है? 200 है। तो 200 को हम लोग क्या करें? डबल टाइम्स ले दें, यानी 200 गुना 200 कर दिए। अब आर आप लोग सिंपल वे में नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 100 को इससे मल्टीप्लाई के 2 बार, तो 200 को 2 से गुना के 400, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो 92 का राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अच्छे अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा अच्छे सुचालक का प्रतिरोध जो होता है वह किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थों पर निर्भर करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा को ले जा रहे हैं तो चालक एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। क्या करेगा? एक आकर्षित करेगा। सिंपल अर्थ है ये। 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है? चलिए एक ही दिशा में ले जाता है क्या करेगा? आकर्षित करता है। और अलग अलग में रहता है तो क्या करता है? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। घरों में पंखे और लैंप निम्नलिखित से जुड़े होते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। तो घरों में आपके जो पंखे होते हैं और जो लैंप जुड़े होते हैं वह समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। किस में जुड़े होते हैं? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। देखिए अब फ्रेंड्स टोटल यहाँ तक मैं आप लोगों को बताने का पूरा प्रयास किया हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो और भी जो क्वेश्चंस होंगे सारे को मैं बता दूंगा। देखिए ये सारे क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के बीच में पूरे के पूरे में कराने का भरपूर प्रयास करूँगा। तो आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये वीडियो और बताइएगा। और भी जो क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं इस सारे को मैं आप लोगों के बीच में बता दूंगा। क्लियर है? तब तक आप चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस को और बता देता हूँ। देखिए यहाँ से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए प्रतिरोध का यथार्थ मान, यहाँ से मैं देखिए आप लोग को न्यूमेरिकली को स्किप कर रहा हूँ। प्रतिरोध का यथार्थ मान मापने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो ऑलरेडी आप लोग को मैं बता रहा हूँ 126 से।
तो फ्रेंड्स अभी जस्ट मैं बताया था, प्रतिरोध को यथार्थ मान निकालने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। लेंज नियम निम्नलिखित के संरक्षण के नियम का परिणाम होता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग लेंज का नियम पढ़े होंगे। तो लेंज नियम जो होता है वो अपोज डायरेक्शन को शो करता है। तो ये अपोज जो होता है वह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करता है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिए। तीन फेज चार तार सिस्टम के लिए न्यूट्रल तार का रंग क्या होता है? देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग याद कीजिए। देखिए यहाँ पे बताओ तीन फेज का जो रंग होता है, देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को ट्रिक से बताता, कभी नहीं भूलेगा। चलिए आप लोग को ट्रिक से मैं बता रहा हूँ, देखिए आप लोग कभी नहीं भूलेगा, तो कभी नहीं भूलेगा, ये मेरा आप लोग से वादा है। देखिए थ्री फेज के बारे में बता रहा हूँ। आगे थ्री फेज का अगर तार लिखते हैं ना, तो सबसे पहले इसका एक तरीका होता है, इस तरीका को आप लोग अपना लीजिएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा। देखिए थ्री फेज तार है ना, तो देखिए थ्री फेज तार है। आप लोग देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, देखिए आप लोग देखिए पहला क्या लिखे, लाल, क्या लिख दिए, लाल। उसके बाद आप लोग खुद बताइए कौन सा कलर है ये, देखिए आप लोग लिख भी रहा हूँ और उसको शो कर पीला। और लास्ट जो होता है आप लोग का, इसमें होता है नीला, ये होता है थ्री फेज तार। यानी इसको शॉर्टकट में हम लोग जो कहते हैं, इस चीज़ को भी आप लोग याद कर लीजिए, काफ़ी फ्रूटफुल होगा। तो शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं RYB, RYB। तो RYB होता है थ्री फेज तार, ठीक क्लियर है। और वही एक होता है फ्रेंड्स काला तार। देखिए काला लोग काफ़ी उदास रहते हैं, देखते होंगे। तो काला लोग, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो काला जो होता है वह उदासीन होता है, यानी न्यूट्रल जो तार होता है वह उदासीन होता है, क्लियर है। और वही एक और होता है, देखिए ग्रीन। ग्रीन लोग देखिए एक होता है भू संपर्क तार। भूमि क्या होता है, भूमि हमेशा ग्रीन होते हैं, तो भू संपर्क तार का रंग कैसा होता है, हरा होता है। तो ऑप्शन बोल रहा है न्यूट्रल तार, तो न्यूट्रल तार क्या होता है, काला होगा। क्या होगा, ये काला हो गया, क्लियर है। चलिए अब फिर क्वेश्चन आ गया, उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर का चालक क्या होता है? अभी जस्ट मैं आप लोगों को बताया था, सबसे ऊपर का चालक क्या होता, सॉरी, उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर का चालक क्या होता है? तो सबसे ऊपर का जो चालक होता है वो उसे बोलते हैं अर्थिंग। और अर्थिंग का रंग कैसा होता है, ग्रीन होता है। क्या होता है, ग्रीन, यानी भू संपर्क तार होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। याद रखिए 129 का ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करना होगा आप लोग को। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ को किसके लिए, तापन के लिए चुना जाता है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो राइट आंसर होगा तापन ताव को आयु बढ़ाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए पदार्थ में चालन नहीं होगा, तो पदार्थ में चालन कब नहीं होगा इस क्वेश्चन के बारे में, तो समान विद्युत वाहक बल के तार में, समान विद्युत वाहक बल के तार में चालन नहीं होता है। अब देखिए कि चालकता सबसे अधिक होती है, यानी किस में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आयन में किसकी चालकता सबसे अधिकतम होती है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता है आयन्स का होता है, किसका होता है, आयन का। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो हमेशा याद रखिए आयन का जो चालकता हो सबसे अधिक होता है। अब देखिए इसमें आप लोग को मैच करना है। सबसे पहले देखिए ओम का नियम, फिर लिख रहा फ्लेमिंग के दाएं हस्त का नियम, आवर्ती तक कुलोम का नियम। सबसे पहले इसका मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ 135 है, तो 135 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग क्लिक कीजिए। मैं फिर आप लोग को बताता हूँ, देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए ओम का नियम, तो ऑलरेडी पता ओम का नियम उत्पादक पर निर्भर करता है। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार देखिए दाएं हस्त से हम लोग जनरेटर चलाते हैं। आवर्धित, तो आवर्धित हमेशा फ्रेंड्स याद रखिए वोल्टेज धारा संबंध को शो करता है। कुलोम्स का नियम कैपेसिटर को फॉलो करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो गया। विशिष्ट प्रतिरोध का इकाई क्या होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, 136 नंबर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो इकाई होता है वो ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक कलीय संधारित्र में इस्तेमाल किया जाने वाला संधारित्र में नहीं होता है, तो क्या नहीं होता, इस चीज़ के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा। तो फिर उसमें पोलराइजेशन सिंबल नहीं होता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं आप लोग। एक विद्युतीय तापक संवहन कमरे में उपयोग की जाने वाली गर्म करने की पद्धति में कौन सी होती है? देखिए गर्म करने वाली पद्धति के नाम पूछ रहा, तो ऑलरेडी फिर इसे बोलते हैं प्रतिरोध तापन पद्धति बोलते हैं, प्रतिरोध तापन पद्धति बोलते हैं, क्लियर। तो यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किरचॉफ्स का वोल्टेज नियम संबंध है, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ किरचॉफ्स का वोल्टेज जो नियम संबंध होता है, देखिए IR ड्रॉप और बैटरी के विद्युत वाहक बल दोनों से होते हैं। बस कुछ क्वेश्चन सारे 150 तक मैं खींच देता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ फ्रेंड्स, तो वो सारे जो क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं सारे को मैं पूरे के पूरे कंप्लीट करवा दूंगा, जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा, क्लियर है। तो देख लीजिए ये हमारा रूल है। इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आता है सारे को मैं कुछ पूरे का पूरा ऑपरेशन कर दूंगा। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन। थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट।